नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करने वाले हैं आपका जो एस्टेट का जो एग्ज़ाम है इसके कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को। और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले भी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनके आने की पूरी संभावना रहेगी। और यहाँ पर हम आपके बाल विकास हो गया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जी के, तो इन सभी से जो संबंधित जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जो आपको सभी की सभी ये वीडियो मिल जाएंगी, तो वहाँ पर जाकर आप जो हमारी पहले वाली जो वीडियो है उनको भी देख सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है ये है आपकी व्यक्तिगत विभिन्नता से। व्यक्तिगत विभिन्नता के एक क्षेत्र हैं, तो इसके जो यहाँ पर क्षेत्र है इनमें से कौन से हैं? लिंग भेद, शारीरिक संरचना, मानसिक योग्यता या फिर ये सभी। और व्यक्तिगत जो विभिन्नता जो है यहाँ पर ये रहेगा ऑप्शन डी वाला। तो ये सभी यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नता हो सकती है। लिंग भेद भी हो सकता है, शरीर की रचना भी हो सकती है, मानसिक योग्यता ये भी हो सकती है। अब यहाँ पर एक इसमें क्वेश्चन आया है ये व्यक्तित्व वाला, व्यक्तित्व वाला। तो एग्जाम में भी आ सकता है ये जो व्यक्तित्व जो है इसकी उत्पत्ति कैसी हुई है। तो व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो ये पर्सनैलिटी जो शब्द है उसका रूपांतरण है, और अंग्रेजी के शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के पर्सोना से हुई है, जिसका अर्थ होता है नकाब। और यहाँ पर जो है इसके ये जो व्यक्तित्व जो है इसके विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी हैं, जिसमें वंशानुक्रम का प्रभाव हो गया, दैहिक प्रवृत्तियों का प्रभाव, शारीरिक रचना का प्रभाव, मानसिक योग्यता का प्रभाव, विशिष्ट रुचि का प्रभाव, परिवार का प्रभाव, भौतिक वातावरण का प्रभाव, विद्यालय का प्रभाव। तो यहाँ पर ये व्यक्तित्व जो है उसको प्रभावित करने वाली कुछ कारक भी हैं। अगला जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है यह तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने और कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो यहाँ पर यह परिभाषा आई थी, और ये जो यहाँ पर परिभाषा है इनमें से किन की है? ड्रेवर, गेट्स, वन्य, गुड़ या कोलसेनी की। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये ऑप्शन बी में रहेगा, गेट्स व अन्य की। अगला क्वेश्चन है शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा पहुंचाने वाले जो कारक है वो कौन से होते हैं? न्यूनतम वेतन, अत्यधिक कार्यभार, निरंकुश प्रशासक या फिर ये सभी। तो शिक्षक के जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं ये सभी यहाँ पर इसमें हो सकते हैं। तो यह प्रभावित करने वाले कारक, और इनके अलावा और भी बहुत से कारक हैं, जैसे आर्थिक हो गया, पद की असुरक्षा हो गया, कार्य का अत्यधिक भार है, अपरिपक्व बुद्धि के बालकों से संपर्क है, बाहरी कार्यों पर प्रतिबंध, समाज में निम्न स्थिति। तो ये इसके बाधा डालने वाले कुछ कारक हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बालक के मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति करने वाले कारक कौन से हैं? अपूर्ण परिवार, निर्धनता, अल्पगृह कार्य या असमान पाठ्यक्रम। तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति करने वाले कारक, और ये है ऑप्शन सी में, अल्पगृह कार्य। और इसके अलावा जो यहाँ पर इनके बालक जो है इनके मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति करने वाले और भी बहुत से कारक यहाँ हो सकते हैं, जैसे समाज के कार्य हो गए, परिवार के कार्य जिसमें विकास की उत्तम दशाएं, परिवार का शांतिपूर्ण वातावरण, माता पिता का व्यवहार, माता पिता का मानसिक स्वास्थ्य। विद्यालय के कार्य भी इसमें आ जाते हैं, जैसे शिक्षा का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, जनतंत्रीय अनुशासन, विभिन्न उपयुक्त पाठ्यक्रम, विभिन्न क्रियाओं का आयोजन, अल्पगृह कार्य। तो ये सभी के सभी उन्नति करने वाले कारक हैं। और बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें फिर ये वंश अनुक्रम जिसका प्रभाव हो गया, शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव, समाज का प्रभाव, परिवार का प्रभाव, विद्यालय का प्रभाव। तो ये उन्नति करने वाले भी हो सकते हैं और ये बाधा डालने वाले भी हो सकते हैं। तो वो परिस्थितियाँ जो उसके ऊपर निर्भर करता है।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एक, ये कुंठा का एक यहाँ पर कारण इसमें नहीं है, और वो नहीं है तो कौन सा है? नैतिक आदर्श, विरोधी उद्देश्य, उत्तम स्वास्थ्य या सामाजिकता। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी ये रहेगा। तो कुंठा के कारण यहाँ पर नहीं है, और ये कौन सा है? तो यह है उत्तम स्वास्थ्य है। अब ये जो भग्नाशा या फिर कुंठा क्या होती है? तो भग्नाशा तनाव और असमयोजन की वह दशा होती है जो हमारी किसी इच्छा या आवश्यकता के मार्ग में बाधा आने से उत्पन्न होती है। जैसे आप कोई काम करना चाहते हैं लेकिन दूसरा आकर उसमें अगर टांग अड़ा देता है बीच में, तो उसे या कुंठा, भग्नाशा, तनाव ये कहा जाता है फिर। और ये जो भग्नाशा जो होती है इसके प्रकार भी हैं, इसके दो प्रकार बताए गए हैं, बाह्य और आंतरिक। बाह्य क्या होती है? बाह्य भग्नाशा उस परिस्थिति का परिणाम होती है जिसमें कोई बाह्य बाधा व्यक्ति को अपने लक्ष्य प्राप्त करने से रोकती है। बौद्धिक बाधाएं, नियम, कानून, दूसरे के अधिकार, इच्छाओं आदि का परिणाम बाह्य भग्नाशा हो सकती है, मतलब ये कुंठा। और आंतरिक कारक है, आंतरिक भग्नाशा उस बाधा का परिणाम होती है जो स्वयं व्यक्ति में होती है, जैसे भय हो गया जो व्यक्ति को अपना लक्ष्य प्राप्त करने से रोकती है, या व्यक्तिगत कमियां हो गई, पर्याप्त ज्ञान, साहस या कुशलता, इनका अभाव होना। तो ये कुछ आंतरिक और बाह्य कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, टर्मन के अनुसार जो प्रतिभाशाली जो बालक है उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 110 से 120, 140 से अधिक, 80 से 90 या 100 से 130। तो टर्मन के अनुसार जो प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि और इनके अनुसार है ऑप्शन बी वाली, 140 से अधिक। अगला क्वेश्चन है, पिछड़े बालकों की जो बुद्धि लब्धि है वो कितनी होती है? 100, 120, 60 या 90। तो पिछड़े बालक जो है ये ऑप्शन डी रहेगा, 90 जो है इसकी श्रेणी में आते हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, संघर्ष का जो सामान्यार्थ इनमें से क्या होता है? विपरीत विचार, विपरीत इच्छाएं, विपरीत उद्देश्य या फिर ये सभी। तो संघर्ष का जो यहाँ पर सामान्य अर्थ जो लिया गया है ये इन सभी से लिया गया है, जिसमें विपरीत विचार आ जाते हैं, विपरीत उद्देश्य और विपरीत इच्छाएं। तो ये जो आपके संघर्ष जो है इसमें आ जाते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आया है ये संघर्ष। संघर्ष जो है इसका अर्थ क्या होता है? संघर्ष का अर्थ लिया गया है विपरीत विचारों, इच्छाओं, उद्देश्यों आदि का विरोध। संघर्ष की दशा में व्यक्ति में संवेगात्मक तनाव उत्पन्न हो जाता है और उसकी मानसिक शक्ति नष्ट हो जाती है और वह किसी प्रकार का निर्णय करने में असमर्थ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़ा बालक। पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। तो यह कथन इनमें से किन का है? तो पिछड़ा बालक जैसे कोई 7th क्लास या 8th क्लास में है और उसके वो काम कक्षा का काम नहीं कर सकता है, तो वो फिर उससे कम जो उसकी एज मानी जाती है, उससे मतलब जो जिस कक्षा में है उससे कम। कि पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा के नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। तो इस प्रकार की एक परिभाषा थी ये, और ये फार्मूला भी बनाया गया था शुरू में कि जैसे कोई जिस क्लास में है अगर उसका कक्षा का वो काम नहीं कर पाता है तो उसकी जो आयु जो है वो कम मान ली जाती थी। तो यहाँ पर इसमें कथन बताना है आपने, और इसमें है ये ऑप्शन ए वाला, तो बट जो है उनके अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहता है कल्पना लोक में, अति संवेदनशीलता की दिशा में, वास्तविकता में या समाज के बाहर। तो मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति रहता है तो ये ऑप्शन सी में रहेगा। यहाँ पर ये किस में रहता है? तो ये वास्तविकता जो है उसमें रहता है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, दुखपूर्ण तनाव से बचने के लिए प्रत्यक्ष उपायों का प्रयोग करना चाहिए, प्रत्यक्ष उपायों का प्रयोग करना चाहिए, क्षतिपूर्वक विधियों को अपनाना चाहिए या फिर ये सभी। तो दुखपूर्ण तनाव से बचने के लिए, और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये ऑप्शन बी वाला रहेगा, अप्रत्यक्ष उपायों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी योग्यताओं का विकास करना हो। तो यहाँ पर ये जो कथन जो है ये इनमें से किन का है? हैविंग हर्स्ट, वीटी, हैरीमैन या फिर ओडन का। तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम, और ये जो यहाँ पर परिभाषा जो है ये हैविंग हर्स्ट की है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले एक कारक यहाँ पर नहीं है। तो मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक,
कठोर अनुशासन, पारिवारिक संघर्ष, शारीरिक दोष, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाला कारक यहाँ पर एक नहीं है और ये है ऑप्शन डी वाला, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। तो ये इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, संघर्ष का अर्थ विरोध और विपरीत इच्छाओं में तनाव के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली कष्टदायक संवेगात्मक दशा है। तो यहाँ पर भी एक कथन जो है इनमें से किनका है, डगल्स होलैंड, क्रोइमक्रो, गेट्समैन या फिर बर्नार्ड व फुलर का। और इसमें जो हमारे यहाँ पर सी आंसर जो है ऑप्शन ए वाला रहेगा, ये डगल्स व होलैंड का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को आरंभ करने का जो श्रेय यहाँ पर दिया गया है, गेट्स, C.W. बियर्स, एलिस या लेडर को। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को आरंभ करने का जो श्रेय है और यह दिया गया है C.W. बियर्स को। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का विषय क्षेत्र है मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के उपायों का अध्ययन, मानसिक रोगों को दूर करने के उपायों का अध्ययन, मानसिक रोगों के रोकथाम के उपायों का अध्ययन या फिर ये सभी। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का विषय क्षेत्र, और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन डी वाला है। तो डी जो है यहाँ पर इसमें सी आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, कुंठा की दशा में बालक बन जाता है आक्रमणकारी, एकांतवासी, रोगी या फिर ये सभी। तो कुंठा की दशा में जो बालक वो किस प्रकार का हो जाता है, और इसमें हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन डी वाला रहेगा, आक्रमणकारी, एकांतवासी, रोगी। तो ये सभी बन जाता है किसमें, कुंठा की दशा में। कुंठा आ जाए या फिर ये भग्नाशा आ जाए। भग्नाशा जो है इसके कुछ कारण भी बताए गए हैं, जैसे भौतिक व्यवहार हो गया, सामाजिक वातावरण हो गया, आर्थिक कठिनाई हो गया, शारीरिक दोष है, विरोधी इच्छाएं हैं, विरोधी उद्देश्य है, नैतिक आदर्श है। तो ये सभी सभी जो है इसके कारण हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, संघर्ष से बचने के उपाय हैं, परिवार का उत्तम वातावरण, सलाह व प्रशिक्षण, आत्मविश्वास का विकास या फिर ये सभी। तो संघर्ष से बचने के उपाय, और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन डी है। तो ये सभी जो यहाँ पर इसके उपाय हैं, संघर्ष से बचने के उपाय, जिसमें परिवार का उत्तम वातावरण, सलाह प्रशिक्षण, आत्मविश्वास का विकास। तो ये सभी सभी जो है इसमें आ जाते हैं। तो ये जो है यहाँ पर संघर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ नामक ये पुस्तक है, इसके जो लेखक है यहाँ पर इनमें से कौन है, गुड है, C.W. बियर्स हैं, ड्रेवर या फिर लैरिल। और इस पुस्तक के जो यहाँ पर लेखक है तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी हमारा, C.W. बियर्स। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है बुद्धि परीक्षण के द्वारा, अभिरुचि परीक्षण के द्वारा, उपलब्धि परीक्षण के द्वारा या फिर ये सभी। तो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनकी जो पहचान होती है तो ये इन सभी के द्वारा आप कर सकते हैं। तो उनका बुद्धि परीक्षण हो गया, अभिरुचि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, तो इन सभी के द्वारा। और प्रतिभाशाली जो यहाँ पर एक शब्द आया है, इसका अर्थ क्या होता है, तो प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों से सभी बातों में ये श्रेष्ठतर होते हैं। इनकी विशेषताएं हैं कुछ, जैसे विशाल शब्दकोश हो गया, मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता, दैनिक कार्यों में विभिन्नता, सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता, सामान्य अध्ययन में रुचि, अध्ययन में अद्वितीय सफलता, आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि का प्रमाण, पाठ्य विषय में अत्यधिक रुचि या फिर अरुचि का होना, विद्यालय के कार्यों के प्रति बहुधा उदासीनता। और बुद्धि परीक्षण में उच्च बुद्धि लब्धि 130 प्लस या 170 प्लस, या फिर प्रतिभाशाली जो आपको 140 या 140 प्लस आपको देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न में से बालकों के पिछड़ेपन का कारण है। तो पिछड़ेपन का यहाँ पर इनमें कारण कौन सा है, सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण हो गया, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक या ये सभी। और यहाँ पर जो कारण है तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी हमारा। तो ऑप्शन डी जो यहाँ पर सी आंसर इसमें रहेगा। तो बालकों के पिछड़ेपन के जो यहाँ पर ये इसमें कुछ कारण जो बताए गए हैं, जिसमें आपके सामान्य से कम शारीरिक विकास हो गया, और शारीरिक दोष है, शारीरिक रोग है, निम्न सामान्य बुद्धि है, परिवार की निर्धनता, परिवार का बड़ा होना मतलब बड़ा आकार, परिवार के झगड़े, माता पिता की अशिक्षा होना, माता पिता का अशिक्षित होना, माता पिता की बुरी आदतें, माता पिता का दृष्टिकोण। तो ये सभी शैक्षिक मंदता जो है पिछड़ेपन के कारण हैं।
और ये जो पिछड़े बालक जो होते हैं इनकी कुछ विशेषताएं भी हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं, जैसे सीखने की धीमी गति का होना, जीवन में निराशा का अनुभव होना, समाज विरोधी कार्य की प्रवृत्ति का होना, व्यवहार संबंधी समस्याओं के अभिव्यक्ति का होना, जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि का होना, सामान्य शिक्षण विधियों के द्वारा शिक्षा ग्रहण करने में विफलता, मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि या अतिश्रेष्ठ बुद्धि का प्रमाण, बुद्धि परीक्षाओं में निम्न बुद्धि लब्धि, और ये होते हैं 90 से 110 वाले सामान्य, और विद्यालय कार्य में सामान्य बालकों के समान प्रगति करने में अयोग्यता का होना, अपनी और उससे नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होना। तो ये होते हैं पिछड़े बालक। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, मानसिक तनाव को दूर करने हेतु व्यक्ति आत्म सुरक्षा अभियंत्रण अपनाता है। और आत्म सुरक्षा अभियंत्रण क्या है? प्रक्षेपण है, पलायन है, अविकसित है, या फिर ये सभी है। और यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी रहेगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक की इंद्रिय होती है, सामान्य, तीव्र, उदात्तीकरण या इनमें से कोई सी भी नहीं। तो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं इनकी जो इंद्रिया है ये होती है तीव्र। अगला क्वेश्चन है, समायोजन या सामंजस्य का एक लक्षण यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर इसका एक लक्षण नहीं है। अनुकूलन वातावरण, असंतुलन, संतुष्टि या सामाजिकता। और यहाँ पर है ये ऑप्शन बी वाला, असंतुलन। समायोजन के इसके अलावा और कुछ और भी लक्षण बताए गए हैं, जैसे परिस्थिति का ज्ञान, नियंत्रण और अनुकूल आचरण, संतुष्टि एवं सुख, समाज के अन्य व्यक्तियों का ध्यान, पर्यावरण तथा परिस्थिति से लाभ उठाना, संतुलन, सामाजिकता, आदर्श चरित्र, संवेगात्मक रूप से अस्थिर, संतुलित तथा दायित्वपूर्ण, साहसी एवं समस्या का समाधान। तो ये समायोजन के लक्षण हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर द टीचर्स नामक पुस्तक है और इसके लेखक बताना है कौन है, फ्रेंडसन, टर्मन, गेट्स या एलिस। और इसके जो हैं ये ऑप्शन बी वाले हैं, टर्मन। अगला क्वेश्चन है, असमायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है। तो ये कथन है बोरिंग, लैंगफेल्ड, गेट्स, अन्य या ड्रेवर का। और ये है ऑप्शन सी वाला, गेट्स व अन्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। ये पुस्तक है और इसके लेखक यहाँ पर बताना है। और इस प्रकार के क्वेश्चन पहले भी जाए एग्जाम में आ चुका है। तो इसके लेखक कौन है, हेविंगहर्स्ट, वीटी, हैरीमैन या शेफील्ड। और इसके जो हैं ये ऑप्शन ए वाले हैं, हेविंगहर्स्ट। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, अंधे बालक पढ़ सकते हैं ब्रेल लिपि के द्वारा, सामान्य लिपि, हिंदी की सामान्य लिपि या इन सभी के द्वारा। तो ये अंधे बालक जो होते हैं इनके लिए ब्रेल लिपि होती है, जिसमें अक्षर जो कुछ उभरे हुए होते हैं और उनके ऊपर आप फेर कर जो वो उस अक्षर के बारे में पता लगाते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर तनाव करने की एक यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि नहीं है। समस्या समाधान, विकल्पों की खोज, व्याख्या का निर्णय, दिवास्वपन। तो तनाव करने की यहाँ पर एक प्रत्यक्ष विधि इनमें नहीं है। और ये कौन सी है? तो इसमें है ऑप्शन डी हमारा। तो ये दिवास्वपन यहाँ पर इसमें रहेगा। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम में सफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध है। तो ये कथन है यहाँ पर परिभाषा, और किन के द्वारा ये दी गई थी? कुप्पुस्वामी, फ्रेंडसन, स्किनर या ड्रेवर के द्वारा। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन बी वाला रहेगा, फ्रेंडसन के द्वारा। तो यह हमारा क्वेश्चन है, तनाव कम करने की प्रत्यक्ष विधि जो आपने यहाँ पर बतानी है कौन सी है? प्रत्यावर्तन है, आत्मीकरण है, दिवास्वपन या फिर ये सभी। तो तनाव करने की यहाँ पर कम करने की प्रत्यक्ष विधि जो यहाँ पर बताई गई है, और ये ऑप्शन सी वाली रहेगी, दिवास्वपन जो यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर एक ये शब्द आया है तनाव। ये क्या होता है? तनाव व्यक्ति की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशा है। यह उसमें उत्तेजना और असंतुलन उत्पन्न कर देता है एवं उसे परिस्थिति का सामना करने के लिए क्रियाशील बनाता है। उदाहरण, जब व्यक्ति को भूख लगती है तब उसमें तनाव उत्पन्न हो जाता है।
भोजन की आवश्यकता के अतिरिक्त तनाव के और भी अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे इच्छा, लक्ष्य, अपमान, शारीरिक दोष। तो ये होता है तनाव। अब यहाँ पर ये तनाव को कम करने की कुछ विधियाँ भी बताई गई हैं, जैसे बाधा का विनाश निवारण, अन्य उपाय की खोज, अन्य लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, व्याख्या और निर्णय। और तनाव कम करने की कुछ अप्रत्यक्ष विधियाँ भी हैं, जिसमें शोधन हो गया, पृथक्करण, प्रत्यावर्तन, आत्मीकरण, दिवास्वपन, दमन, निर्भरता। तो ये सभी यहाँ पर अप्रत्यक्ष जो विधि है इसकी बताई गई है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, बहरे बच्चे को पढ़ाने की एक विधि है और वो कौन सी होती है? तो ये बहरे बच्चे वाली है। मौन वाचन, आत्मीकरण, अंगुली वाचन या फिर ये सभी। तो अंधे जो होते हैं उनके लिए तो ब्रेल लिपि है, लेकिन जो बहरे होते हैं वो सुन नहीं सकते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर एक विधि है और ये विधि है ऑप्शन बी वाली। तो बहरे बच्चों को पढ़ाने की विधि है और ये रह गई आत्मीकरण। तो यह है बहरे बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, व्यक्ति अपना संतुलन स्थापित कर सकता है उद्देश्य में परिवर्तन करके, विश्लेषण व निर्णय के द्वारा, बाधाओं का सामना करके या फिर इन सभी के द्वारा। तो व्यक्ति अपना संतुलन स्थापित कर सकता है और यह है ऑप्शन बी, विश्लेषण व निर्णय के द्वारा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, शैशव अवस्था। शैशव अवस्था में बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ता। राजनीतिक गतिविधियां, विच्छिन्न परिवार, गृह क्लेश या संवेगात्मक अस्थिरता का। और इसमें जो हमारा रहेगा ये ऑप्शन ए वाला है। तो राजनीतिक गतिविधियों जो है इससे शैशव अवस्था को यहाँ पर संबंध इसमें नहीं है। नेक्स्ट रहेगा, केंद्रित अनुदेशन विधि, ये क्या है? कंप्यूटर सहायक अनुदेशन विधि, व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन विधि, विद्यार्थी केंद्रित अनुदेशन विधि या फिर उपरोक्त सभी। तो केंद्र केंद्रित अनुदेशन विधि और इसका संबंध है ऑप्शन डी में। तो ये इन सभी से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रतिभाशाली बालकों में किस अवस्था के लक्षण शीघ्र दृष्टिगोचर होने लग जाते हैं? तो ये है यहाँ पर प्रतिभाशाली बालकों में, बाल्य, किशोर, प्रौढ़ या वृद्धावस्था में। और इसमें जो हमारे यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन बी ये रहेगा। तो प्रतिभाशाली बालकों में किस अवस्था के लक्षण शीघ्र दृष्टिगोचर होते हैं? तो ये किशोर अवस्था के होते हैं। उनके जो काम होते हैं उनसे ऐसा लगता है कि कोई बड़ा बच्चा जो उस काम को कर रहा हो। तो यही जो यहाँ पर किशोर अवस्था इसके बारे में बताई गई है प्रतिभाशाली बालकों के लिए। अब ये जो प्रतिभाशाली बालक जो है इनकी शिक्षा भी है, इनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो यहाँ पर हेविंगहर्स्ट जो उनकी एक परिभाषा थी कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। तो प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा की अगर हम बात करें तो सामान्य रूप से कक्षा उन्नति, विशेष व विस्तृत पाठ्यक्रम, शिक्षक का व्यक्तिगत ध्यान, संस्कृति की शिक्षा, सामान्य बालकों के साथ शिक्षा, विशेष अध्ययन की सुविधाएं, पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाओं का आयोजन, सामाजिक अनुभव के अवसर, नेतृत्व का प्रशिक्षण, व्यक्तित्व का पूर्ण विकास। तो ये प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा है। नेक्स्ट यहाँ पर व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली के विकास का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? कोहलर, स्मिथ, फ्रेड एस केलर को या शेषाद्री को? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी हमारा ये आंसर मान गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की एक विशेषता है, सहनशीलता, सामंजस्य, निर्णय क्षमता या फिर ये सभी। तो जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होगा उसकी जो विशेषता है तो ये सभी होती है।
अगला क्वेश्चन है निरंतर रहने वाला संघर्ष कष्टदायक होने के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। तो यह परिभाषा यह है यहाँ पर, और ये इनमें से किन की है? डगर्स, हॉलैंड, मन या ड्रेवर की। और इस परिभाषा का संबंध है ऑप्शन सी में, मन जो है इनकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति की पहचान करने में सहायक है। व्यक्ति की शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, बाह्य भिन्नताएं या ये सभी। तो व्यक्ति की पहचान करने में सहायक है और ये बाह्य भिन्नताएं। अगला क्वेश्चन है व्यक्ति के विभिन्नताएं जो है ये कितने प्रकार की बताई गई हैं? 2, 3, 8 या 18 प्रकार की। तो व्यक्ति की भिन्नता जो बताई गई है ये 2 प्रकार जो है इनकी बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षा कार्यक्रम होने चाहिए। कक्षोन्नति, विशिष्ट पाठ्यक्रम, पाठ्य सहगामी क्रियाएं या फिर ये सभी। और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन डी वाला, ये सभी। नेक्स्ट रहेगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण। भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, वंशानुक्रम या फिर ये सभी। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जो यहाँ पर कारण है तो ये इन सभी को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल अपराध का एक कारण है दूषित वंशानुक्रम, दूषित वातावरण, टूटा हुआ परिवार या फिर ये सभी। तो बाल अपराध का कारण जो है यहाँ पर इनमें से ये सभी जो है इनको माना गया है। दूषित वंशानुक्रम हो गया, वातावरण, टूटा हुआ परिवार। बाल अपराध क्या होता है? तो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ कानून होते हैं और इन कानूनों का पालन करना सबके लिए जरूरी है, चाहे वह वयस्क हो बालक हो। यदि वयस्क उन कानून के उल्लंघन करके समाज विरोधी कार्य करता है तो उसका कार्य अपराध कहा जाएगा। यदि बालक या किशोर इस प्रकार का कार्य करता है तो उसका कार्य बाल अपराध या किशोर अपराध कहा जाता है। बाल अपराध के अगर हम कारणों की बात करें तो इसमें आनुवंशिक है, शारीरिक है, सामाजिक है, पारिवारिक है, विद्यालय संबंधी कारण है। तो आनुवंशिक कारण इसके अंतर्गत आ जाते हैं अपराध प्रवृत्ति, उत्पादक गुणसूत्र, मेडिन्स एवं जॉनसन के अनुसार। तो इन्होंने बताया था कि व्यक्तियों में साधारणतः 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में XX ये वाला और पुरुषों में Y। कुछ स्थितियां ऐसी हैं जिसमें स्त्रियों में केवल X गुणसूत्र होते हैं और जो यहाँ पर मनुष्य जो है उनमें X और Y ये गुणसूत्र होते हैं। ऐसे मनुष्य बाल अपराधियों को जन्म देते हैं। शारीरिक रचना, उसके बाद आ जाते हैं शारीरिक कारण, जिसमें शरीर का दोष है, यौन अंगों का तीव्र विकास होना। मनोवैज्ञानिक कारण है जिसमें निम्न सामान्य बुद्धि, मानसिक रोग, ग्रंथियां, संवेगात्मक असंतुलन। और नंबर 4 में है सामाजिक कारण, जिसमें उसके साथी जिनके साथ वो उठता बैठता है, खेलता कूदता है। अवकाश हो गया, नागरिक वातावरण। 5वें नंबर का जो कारण है वो पारिवारिक कारण है, जिसमें अनैतिक परिवार हो गए, जिस परिवार में माता पिता या अन्य सदस्य अनैतिक होते हैं। और परिवार की निर्धनता, परिवार का वातावरण, बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार। और नंबर 6 जो है विद्यालय संबंधी कारण है, जिसमें स्थिति आ जाती है, नियंत्रण का अभाव आ जाता है, खेल व मनोरंजन का अभाव है, परीक्षा प्रणाली है। तो ये सभी यहाँ पर बाल अपराध के कारण बताए गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर प्रतिभा से। प्रतिभा होती है जन्मजात, आनुवंशिक, विकसित या इनमें से कोई चीज नहीं। तो प्रतिभा जो है ये जन्मजात मानी गई है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता से है। तो मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता है। और ये जो यहाँ पर कथन है तो ये इनमें से किन का है? लैडेल है, ड्रेवर है, स्किनर या फिर क्रोम क्रो का। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर कथन है ये ऑप्शन ए में रहेगा। तो लैडेल जो है उनका यहाँ पर ये कथन है। और दोस्तों ये थे हमारे यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित
महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और अब जो हम यहाँ पर हमारे जो हिंदी जो है उससे संबंधित हम क्वेश्चनों को करेंगे। और ये जो हमारे यहाँ पर हिंदी जो है इससे जो संबंधित महत्वपूर्ण जो हमारे क्वेश्चन है वो आ चुके हैं। और यहाँ पर जो हमारा पहला जो क्वेश्चन आया है ये है निस प्लस संकोच। उपसर्ग है यहाँ पर, ये किस शब्द से बना है तो वो आपने यहाँ पर बताना है। निर प्लस उत्साह से, निर प्लस अभिमान से, और निस प्लस संकोच से, और या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं। तो ये निस ये संकोच है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं सिर्फ इसी में संकोच है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर ये सही आंसर रहेगा, निस प्लस संकोच। तो यही है जो शब्दांश किसी शब्द के पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं तो उन्हें ही उपसर्ग कहते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर आव। आव प्रत्यय किस शब्द से बना है? अटकाव, दुराव, झुलसाव या इन सभी से। और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन डी है। तो प्रत्यय होते हैं जो शब्द के बाद में लगते हैं, जैसे अटकाव, दुराव, झुलसाव। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही मुहावरा आपने बताना है। आँख की लाली, आँख की गुठली, आँख का तारा, आँख का बाल। तो सही मुहावरा कौन सा है? और सही होता है ये आँख का तारा, बहुत प्रिय होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए जिसका नाम सबसे पहले लिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ, प्रथम स्मरणीय, अग्रगण्य या फिर सर्वनाम। तो जिसका नाम सबसे पहले लिया जाता है और उसे कहा जाता है अग्रगण्य है, जो सबसे पहले गिना जाता है। और ये वाक्यांश के लिए एक शब्द जो हमारे द्वारा इससे पहले वाली वीडियो में कराए गए थे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आई बटन जो है यहाँ पर आपको ऊपर कोने में मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आलोक, इसका विपरीतार्थक बताना है आपने, क्या बनता है? दीप्ति, ज्योति, प्रकाश या अंधकार। और ये इसका आलोक जो है इसका विपरीतार्थक अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन डी वाला रहेगा। आलोक इसका होता है अंधकार। ज्योति का विलोम होगा तम, तिमिर का प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर महा प्लस औषध, इसका संधि आपने बताना है, क्या बनेगा? और इसके जो सही संधि है ये ऑप्शन बी वाली है, महौषध। नेक्स्ट है कर्तव्य परायणता, जो शब्द है इसमें समास बताना है, कौन सा है? कर्म है, संबंध, अधिकरण या फिर कर्ण तत्पुरुष समास। तो कर्तव्य परायणता, और इसमें जो यहाँ पर समास आया है ये अधिकरण तत्पुरुष समास जो है ये यहाँ पर आया है। जिस समास के पूर्व पद में अधिकरण कारक ये विभक्ति में पर लगी हुई हो, इनका लोप हो तो वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। कर्तव्य में परायण में जो है ये विभक्ति चिन्ह अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का होता है, में पर। नेक्स्ट है यहाँ पर अनेकार्थक शब्द काल के लिए निम्न में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। कामदेव, शत्रु, यमराज या समय। तो अनेकार्थक शब्द है काल, तो इसका गलत विकल्प बताना था आपने। गलत विकल्प जो है यहाँ पर ये कामदेव से है, तो ये कामदेव यहाँ पर इसमें अलग है। कामदेव जो है इसके होते हैं मनमथ, मनोज, काम, कंदर्प, अनंग, रतिपति, मदन। तो ये हैं इनके नाम। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपने बताना है कौन सा है। और इनमें जो अगर हम शुद्ध वर्तनी वाला देखें तो ये ऑप्शन सिर्फ सी वाला है, वाल्मीकि। नेक्स्ट है एक तो करेला और दूजा जो है नीम चढ़ा। ये एक लोकोक्ति है। असंभव कार्य एक गुण दो दुर्गुण, दोहरा सदगुण, दोहरा दुर्गुण। और इसका जो यहाँ पर है ये ऑप्शन डी वाला है, दोहरा दुर्गुण। हाँ, एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा, तो इस का जो अर्थ होगा ये दोहरा दुर्गुण होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर हर्षव स्वर बताने हैं कौन कौन से हैं। और इनमें जो हर्षव स्वर है तो ये ऑप्शन सी वाले हैं, अ, ई, उ, री। ये जो इसके ऊपर ये नहीं है, ये ओ जो हर्षव होते हैं छोटे,
अगला क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार कितने होते हैं? 2, 3, 5 या 4? तो यहाँ पर पूछा गया है रचना की दृष्टि से, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रचना की दृष्टि से अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा ऑप्शन रहेगा बी ए। तो रचना की दृष्टि से वाक्य या 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। सरल होता है जिन वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक विधेय होता है, उन्हें कहा जाता है सरल वाक्य। और संयुक्त वाक्य जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल या जिन वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयव के द्वारा जुड़े हुए हों, तो उन्हें कहा जाता है संयुक्त वाक्य। तीसरा होता है मिश्र वाक्य, जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, तो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार के 3 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में कोई एक विकल्प सही नहीं है और गलत युग्म का चयन कीजिए। तो वो आपने बताना है। पानी पानी, फल फाल, पास निकट, प्रहार परिहार। और इसका जो यहाँ पर लिया गया है ये ऑप्शन सी वाला, पास निकट। तो यही यहाँ पर इनमें अलग है, पास का अर्थ भी निकट ही होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं? तो वो कौन सा शब्द है यहाँ पर? और इनमें जो ये ऑप्शन ए वाला है, दर्पण, इसी को आईना भी कहते हैं, इसे कांच भी कहते हैं, इसे मुकर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास को एक यहाँ पर प्रभावित नहीं करता है, संकोच, व्यक्तित्व, बुद्धि या मधुर वाणी। और ये है ऑप्शन डी वाला, मधुर वाणी। तो ये तो यहाँ पर जो इसके क्वेश्चन थे हिंदी के। और अब हम यहाँ पर जो विलोम जो शब्द है उनको करेंगे। तो विलोम शब्द क्या होते हैं? जो शब्द अर्थ के स्तर पर एक दूसरे के विरोधी होते हैं उन्हें हम विलोम कहते हैं, जैसे उल्टा होना, आकाश पाताल। तो अर्थ को क्या कहा जाता है? अर्थ को इति, अधम को उत्तम, उपेक्षा को उपेक्षा, ये अपेक्षा हो गया यहाँ पर, अपेक्षा उपेक्षा। अर्पण, ग्रहण, अवर, परवर, अंतर्द्वंद्व, बहिर्द्वंद्व, अस्त, उदय, अर्थ, अनर्थ, अग्र, पश्च, अवंती, उन्ति, अनुकूल, प्रतिकूल, अर्वाचीन, प्रवाचीन। अर्वाचीन का होता है प्राचीन, अर्वाचीन नया और ये प्राचीन पुराना। अल्पायु, दीर्घायु, आरोह, अवरोह। और उच्च, निमन, उत्तम, अधम, उन्मीलन, निमीलन, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, उपस्थित, अनुपस्थित, उत्कर्ष, अपकर्ष, उचित, अनुचित, उन्नत, अवन्नत, एड़ी, चोटी, एकता, अनेकता, ऋण, धन, रित, अनरित, क्रय, विक्रय, कठिन, सरल। और ये जितने भी यहाँ पर विलोम हैं आपको इनमें से 1-2 एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि सभी के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कोप, इसको कृपा, कृत्रिम का है कृत्रिम, गरल, सुधा, गरल ये दूसरी गरल है जो जहर जो होता है उस अर्थ में। सुधा, गुरुता, लघुता, गौरव, लाघव, ग्राह्य, त्याज्य, घृणा, प्रेम, चर अचर, जड़, चर अचर, जड़ चेतन, जय, पराजय। और उसके बाद है यहाँ पर अल्पायु, दीर्घायु, आरोह, अवरोह, अंधकार, प्रकाश, आर्द्रता, शोषकता, आरंभ, समापन, इष्ट, अनिष्ट, इच्छा, अनिच्छा। और एकता, अनेकता, ऋण, धन, रित, अनित, क्रय, विक्रय, कठिन, सरल, कृपण, उधार, करुण, निष्ठुर, खाद्य, अखाद्य, गृहस्थ, सन्यासी, गरिमा, लघिमा। और उसके बाद जड़, चेतन, जय, पराजय, जागृत, सुप्त, जटिल, सरल, ज्योति, तम। और त्याग, ग्रहण, तृष्णा, तृप्ति, दिवस, रात्रि, दुर्लभ, सुलभ, निर्धन, धनी, निर्माण, ध्वंस। और उसके बाद है यहाँ पर उदार, अनुदार, उदत, विनीत, उदात, अनुदात, अपकार, उपकार, अमृत, विष, अनुराग, विराग, अवनी, अंबर, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, अंतरंग, बहिरंग, अज्ञ, विजय, अपकर्ष, उत्कर्ष, आशा, निराशा, आयात, निर्यात, आस्तिक, नास्तिक, आदान प्रदान, आर्य, अनार्य, आर्धर, शोषक, आय, व्यय। और
गृह त्यक्त, गुप्त प्रकट, चेतन जड़, जड़ता चेतनता, जीवन मरण, जंगम जड़, जागरण सुषुप्ति, तीव्र मंद, तीक्ष्ण कुंठित, तृप्त अतृप्त, दुर्भाग्य सौभाग्य, द्वैत अद्वैत, निकृष्ट उत्कृष्ट, उन्मुख विमुख, उत्कृष्ट निकृष्ट, उपकार अपकार, उष्ण शीत, एकाग्रता चंचलता, ऋजु वक्र, निरक्षर साक्षर, निरर्थक सार्थक, निर्दय सदय, निष्काम सकाम, नया पुराना, निराकार साकार, प्रेम घृणा, पूर्ववर्ती परावर्ती, प्रकाश अंधकार, प्रभु मृत्यु, पुरुष कोमल, परुष है कोमल, पूर्व पश्चिम, पतन उत्थान, पाश्चात्य पूर्वात्य, प्रातःकालीन सायंकाल। और उसके बाद है प्रातःकाल सायंकाल, प्रकृति कृत्रिम, बुराई भलाई, बंधन मोक्ष, भावी अतीत, मधुर कटु। और यहाँ पर आयात निर्यात, आस्तिक नास्तिक, आदान प्रदान, आर्य अनार्य, आर्धर शोषक, आय व्यय, अनुज अग्रज, इच्छा अनिच्छा, उग्र सौम्य। और ऐसे यहाँ पर ये द्वैत अद्वैत, निकृष्ट उत्कृष्ट, उन्मुख विमुख, उत्कृष्ट निकृष्ट, उपकार अपकार, उष्ण शीत, एकाग्रता चंचलता, ऋजु वक्र, कुटिल सरल और कृतघ्न कृतघ्न। उसके बाद है यहाँ पर मुख को कहा जाता है वाचाल। मुख जो ना बोलता हो, वाचाल बोलने वाला। मोटा पतला, मौखिक लिखित, मनुज धनुज, मित्र शत्रु, योगी भोगी, यश अपयश, नवीन प्राचीन, नूतन पुरातन, नीरस सरस, न्याय अन्याय, निंदा स्तुति, नश्वर चिरंतन, प्राप्य अप्राप्य, प्रत्यक्ष परोक्ष, प्रासाद अवसाद, प्रतंत्र स्वतंत्र, योग्य अयोग्य, युद्ध शांति, यथार्थ आदर्श, रात दिन, रुदन हास्य, रक्षक भक्षक, लोक परलोक, लाभ हानि, व्यष्टि समष्टि, विनित उदत, विपत्ति संपत्ति, विधवा विधुर, विधि निषेध, वर वधु, वृष्टि अनावृष्टि, वीर कायर, शोषण पोषण, शोषित शोषक। उसके बाद है वक्रता ऋजुता, व्यास समास, वाद विवाद, विपदा संपदा, विधवा सद्भाव, व्यक्ति समाज, विनित धृष्ट, विकीर्ण संकीर्ण, वीरता कायरता, शिष्टता अशिष्टता, शोषक पोषक, शोषक आधर, शुक्ल कृष्ण, श्रमण विषमण, सत्कर्म दुष्कर्म। और उसके बाद है संकल्प विकल्प, सामिस निरामिस, सृष्टि प्रलय, सात्विक तामसिक, सन्मुख विमुख, क्षणिक शाश्वत, शुद्ध तृप्ति, ज्ञान अज्ञान, आदर्शवाद यथार्थवाद। और यहाँ पर निंदा नीरस सरस, न्याय अन्याय, निंदा स्तुति, नश्वर चिरंतन, प्राप्य अप्राप्य, प्रत्यक्ष परोक्ष, प्रसाद अवसाद, प्रतंत्र स्वतंत्र, प्राची प्रतीचि, प्राप पुण्य, प्रसन्न उत्तर, बुद्ध बध है बंधा हुआ, उस मुक्त होता है, बहिरंग अंतरंग, भला बुरा, विपत्ति संपत्ति, विधवा विदुर, विधि निषेध, वर वधु, वृष्टि अनावृष्टि, वीर कायर, शोषण पोषक। उसके बाद है शोषित शोषक, श्याम श्वेत सिख नख, संयोग वियोग, संगठन विघटन, संगठित असंगठित, संक्षेप विस्तार। और उसके बाद है यहाँ पर भोगी योगी, भाव अभाव, मृषण रुक्ष, मान अपमान, मानव दानव, मंद तीव्र, मित्रता शत्रुता, संक्षेप विस्तार, सृजन संहार, सौम्य उग्र, राजा रंक, रात्रि दिवस, रिक्त पूर्ण, लघु गुरु, आदर्शवाद यथार्थवाद, स्थूल सूक्ष्म, क्षुद्र विराट, आरोही अवरोही, आदान प्रदान, आस्तिकता नास्तिकता। तो ये थे हमारे यहाँ पर हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। Now we come to English language. Fill in the blank with appropriate gerund. He avoided dash her about his plans. First of all, we should know the meaning of gerund. हमें gerund का means in हिंदी पता होना चाहिए। एक क्रियावाचक संज्ञा, जो gerund होता है वो एक सेंटेंस में एक क्रियावाचक संज्ञा के रूप में कार्य करता है। ऑप्शंस हैं प्रोवाइडिंग, गिविंग, सेलिंग या टेलिंग। इनके मीन्स हैं प्रोवाइडिंग प्रोवाइड करना, उपलब्ध कराना, गिविंग देना, सेलिंग बेचना और टेलिंग बताना। तो यहाँ पर जो ये इससे मैच करता है वो टेलिंग। ही अवॉइडेड डैश हर अबाउट हिज प्लान्स, यानी उसने उसको अपने प्लान्स बताने से
अवॉइड किया, यानी वो उसको अपने प्लान्स बताना नहीं चाहता। हेयर द राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। यहाँ पर प्रेपोजिशन फिल करना है। ए गुड जज नेवर जम्प्स डैश द कंक्लूजन। एक जो अच्छा जज होता है वो कभी भी कंक्लूजन पर एकदम जंप नहीं करता है। मीन्स जंप का जज का जो कंक्लूजन से है क्या है, एक रिलेशन है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं 2, into, on और 4। सो यहाँ पर जो राइट ऑप्शंस है वो 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो निर्णय लेने की क्षमता है उसको दर्शाया गया है कि जो जज होते हैं वो कभी भी अपना निर्णय एकदम से नहीं देते या एकदम से कंक्लूजन पे वो लोग नहीं पहुंचते। नेक्स्ट है फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस बताना है। ही इज रिच एनफ टू स्टार्व, ही इज टू रिच टू स्टार्व, he is too rich not to starve, या none of the above। here इन ऑप्शंस में हमें टू गिवन है, आप ध्यान से देखिए। बी और सी ऑप्शंस में जब ये टू गिवन है, जब टू गिवन होता है तो उसको हम नेगेटिव फॉर्म में नहीं लेके जा सकते, वो नेगेटिव नहीं बन सकता, क्योंकि टू का मीन्स भी होता है। यानी ये वाक्य में एक जैसे किसी चीज़ को जोरदार तरीके से, यानी जिस पे जोर देकर बताया गया है कि ये इसका एसेंट है टू। सो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, मीन्स ही इज टू रिच टू स्टार्व। नेक्स्ट है ही लाइक्ड माई सजेशन, चेंज इट इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही लाइक्ड माई सजेशन, यानी उसने मेरा जो सजेशन है, जो एडवाइस है, मीन्स उसको लाइक किया। अब इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बताना है। ये सेंटेंसेस भी 2-3 तरह के होते हैं, जैसे सिंपल हो गया, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। कई बार हमें इनको फिल करते हुए हमें बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वो एक मिश्रित वाक्य होता है, इसमें क्लॉजेज होते हैं। तो इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं। इट वॉज व्हाट ही लाइक्ड माई सजेशन, ही लाइक्ड व्हाट आई सजेस्टेड, माई सजेशन वॉज दैट ही लाइक्ड माई एंड सजेस्टेड। तो जब आप इनको देखेंगे एक सारे ऑप्शंस में कि किसमें जो मिश्रित वाक्य यानी एक से ज़्यादा क्लॉजेज बन रहे हैं, यानी वाक्यांश जिसको हम कह सकते हैं, इट वॉज व्हाट ही लाइक्ड माई सजेशन, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ लग रहा है। इसमें व्हाट है ये रिलेटिव हो गया। ही लाइक्ड व्हाट, उसने पसंद किया क्या, आई सजेस्टेड। तो इसमें ये ही लाइक्ड यानी ये एक अपने आप में कंप्लीट सेंस बना रहा है। आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया, तो ये वाक्यांश हो गया। सो बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है बीइंग इल ही डिड नॉट अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, यानी बीमार होने के कारण वह अपीयर नहीं हो सका अपनी परीक्षा में। चेंज इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस, अब ये यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस आ गया, तो हमें इसका बेसिक मीन्स पता होना चाहिए। कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होता है ए सेंटेंस विद मोर देन वन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये डिफरेंस होता है कॉम्प्लेक्स और सिंपल कंपाउंड सेंटेंस में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमें क्लॉजेज बहुत सारे दिए होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमें बहुत सारे क्लॉजेज दिए होते हैं, और जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें हमें वन या इससे मोर देन अदर सब्जेक्ट भी दिए हो सकते हैं। ऑप्शंस हैं ही बीइंग इल नॉट अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, इट वाज फॉर द एग्जामिनेशन दैट ही अपीयर टिल, he was ill and did not appear for the examination, and being ill and not appear in the examination means जो ये सेंटेंस है it also make a complete sense also, उसकी एक सेंस बननी चाहिए। he being ill,
तो यहाँ पर पहले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का ओमिशन है, सो दिस ऑप्शन इज कट। इट वॉज फॉर द एग्जामिनेशन, इसने बिल्कुल जो सेंटेंस है उसके सेंस को चेंज कर दिया है, इट इज़ ऑल्सो कट। ही वॉज इल, क्योंकि यहाँ पर हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट उसका भी ध्यान रखना है। ही वॉज इल, वह बीमार था, एंड डिड नॉट अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। यहाँ पर ही सब्जेक्ट हो गया, वॉज इल प्रेडिकेट हो गया, एंड से फिर ये प्रेडिकेट हो गया इसका, क्योंकि ये इसमें एक से ज़्यादा प्रेडिकेट या सब्जेक्ट हो सकते हैं, सो दिस ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है लीविंग बिहाइंड द डॉग वॉज अ डिफिकल्ट डिसीजन दैट द फैमिली हैड टू टेक। द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज, लीविंग बिहाइंड का मीन्स होता है जैसे पीछे छोड़ना, यानी जैसे अपने डॉग को, अपने कुत्ते को पीछे छोड़कर जाना परिवार के लिए बड़ा मुश्किल भरा रहा। सो ये जो सेंटेंस है वो क्या है, एक फ्रेज, क्लॉज, सब्जेक्ट या सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ये सब्जेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये कंप्लीट सेंटेंस है। ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन भी है क्योंकि इट हैव ऑल्सो प्रिंसिपल, क्योंकि इसमें कंजक्शन ये सारा सेंटेंस सिंटेक्स गिवन है। ये क्लॉज भी नहीं है बिकॉज इट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, दिस इज ए फ्रेज, एंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है व्हाट डज द आइडियम द प्रोन्स एंड कॉन्स मीन्स। ये जो यहाँ पर एक आइडियम्स, एक कहावत जिसको हम इन हिंदी लोकोक्ति भी कह सकते हैं, गिवन है, इसका मीन्स है जैसे जो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, यानी जिसको हम विरोधाभास कह सकते हैं, जैसे भला और बुरा, पक्ष और विपक्ष। सो इसका मीनिंग यहाँ पर देख लेते हैं, चेंजेस ऑफ लाइफ, द आर्ग्यूमेंट्स अर्ज्ड फॉर एंड अगेंस्ट अ थिंग irregularly, repeatedly। सो यहाँ पर जो ऑप्शन मैच करता है वो सेकंड है, क्योंकि द आर्ग्यूमेंट्स अर्ज्ड फॉर एंड अगेंस्ट, ये देखिए कि यहाँ पर किसी की चीज़ के लिए एक आर्ग्यूमेंट हो रही है, उसके लिए और अगेंस्ट, यानी पक्ष और विपक्ष में। नेक्स्ट है चूज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टीटोटैलर वन फ्रॉम द फॉलोइंग। टीटोटैलर कौन होता है? अ पर्सन हु डज नॉट ड्रिंक अ वाइन, या यू कैन से इंटॉक्सिकेटिंग थिंग्स जो होती हैं। वन हु ड्रंक्स ओनली टी, या फिर वो पर्सन जो केवल चाय पीता हो। वन हु टेक्स एवरीथिंग, जो हर चीज़ खा सकता हो। वर हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेट ड्रिंक्स। क्योंकि जब हमें इसका मीनिंग पता होगा तो हम एकदम से अपने आंसर्स पे पहुंच जाएंगे। सो सी ऑप्शन इज राइट हेयर। लेकिन डी भी देख लेते हैं, वन हु इज सेलेक्टिव इन द मैटर ऑफ ड्रिंक्स। सो ये दोनों ऑप्शन सेम है, लेकिन इसमें यहाँ पर एग्जैक्ट मीनिंग दिया हुआ है। सो सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ स्टिग्मा। स्टिग्मा मीन्स जिसको हम कह सकते हैं एक ब्लॉट, एक कलंक, जिसको लांछन, कुछ इस तरह का वर्ड है। सो इसके जो ऑप्शंस हैं, स्टेन, ब्लॉट, स्मेली, ये तीनों इसके सेम वर्ड बन रहे हैं। और जो डिस्टिंक्शन है, डिस्टिंक्शन का मीन्स होता है जिसको एक विशेष ऑनर, एक सम्मान प्राप्त हो। सो डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ टिमोरियस। टिमोरियस मीन्स जो एक डरपोक, जिसको हम कायर, भीरू टाइप जो पर्सन होता है वो कह सकते हैं। अप टू डेट, ब्राइट, टिमिड, नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पर इसका टिमिड क्या होता है? टिमिड भी डरपोक और कायर होता है। सो हमें यहाँ पर सिनोनिम बताना है। सो शी ऑप्शन इज हेयर राइट। नेक्स्ट है the correctly punctuated version is it is a very simple question। इसमें हमें पंक्चुएशन देखनी है कि जो पंक्चुएशन का जो करेक्ट वर्जन है वो हमें देखना है।
and we can clearly see in the D option, क्योंकि ऊपर के A, B और C ऑप्शन में कोमाज, इन्वर्टेड कोमाज बिगिन और एंड किए हुए हैं, क्योंकि ये तीनों ही जो वाक्य हैं, जो सेंटेंसेस हैं, वो रिपोर्टेड वर्ब में गिवन हैं। और जो डी है ये रिपोर्टेड स्पीच में है। ही आस्क्ड मी वेदर, क्योंकि जब हम वेदर यूज़ करते हैं सो वो कोमा इन्वर्टेड कोमास की प्लेस पे आता है। आई हैड रिटन माई एक्सरसाइज, सो दिस ऑप्शन इज राइट, डी। नेक्स्ट है, पॉइंट आउट द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। ओ गॉड डू नॉट पुट मी टू द टेस्ट, सेड आई, यानी मैंने कहा हे भगवान मुझे आप इस टेस्ट में मत डालिए। सो यहाँ पर देख लेते हैं कि हम गॉड से क्या करते हैं। आई प्रे टू गॉड नॉट टू पुट मी टू द टेस्ट, आई क्राई टू गॉड not to not put me to the test, I requested God to them, I asked God। यानी यहाँ पर cried हम भगवान पर चिल्लाते नहीं हैं, या I asked हम भगवान पर उसे पूछते नहीं हैं। मीन्स ए और सी ऑप्शन में देख लेते हैं। रिक्वेस्टेड हम भगवान से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्टेड जो होता है वो एक पर्सन के फॉर्म में होता है। हम गॉड से ओनली प्रे कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। सो ए ऑप्शन इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है। माई टीचर ऑफन सेज टू मी दैट इफ आई डोंट वर्क हार्ड आई शैल फेल। सो यहाँ पर जो टीचर हैं वो अपने स्टूडेंट से क्या कहता है कि यदि आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। सो इसमें टीचर क्या कह रहे हैं, माई टीचर ऑफन सेज टू मी, क्योंकि ये जो इनडायरेक्ट फॉर्म है इसको डायरेक्ट में बदलना है, क्योंकि यहाँ पर जो हमें इनडायरेक्ट फॉर्म गिवन है हमें इसको डायरेक्ट में चेंज करना है। सो दैट के प्लेस पे क्या आएगा, दैट और इफ़। यहाँ पर कोमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन। आई को किस में बदलेंगे हम, माई में, तो यू हो जाएगा। डू नॉट वर्क हार्ड, यू। आई को फिर यू, क्योंकि आई वी के साथ शैल आता है, बाकी सभी के साथ विल आता है। यू विल फेल, बाकी में देख लीजिए। माई टीचर टेल्स में, क्योंकि टेल्स यहाँ पर गिवन नहीं है, हमें इसका बेसिक मीन्स चेंज नहीं करना। सो हेयर बी ऑप्शन इज कट। माई टीचर ऑफन सेज, ये टू मी का इसने ओमिशन कर दिया है यहाँ पर। माई टीचर एडवाइजेज मी, क्योंकि यहाँ पर एडवाइजेज नहीं, क्योंकि टीचर सिर्फ सिंपल शब्दों में कह रहे हैं। सो यहाँ पर ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। आई एट माई फूड। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई एट वर्ब की सेकेंड फॉर्म गिवन है, सो दिस इज पास्ट सिंपल। बी ऑप्शन इज राइट हेयर। विच वर्ड इज मिसस्पेल्ड, यहाँ पर देख लीजिए कौन सा वर्ड मिसस्पेल्ड है। अपोजिट, इन वर्ड्स का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप अपने हैंड से इनको लिख कर देख लीजिए, तो जो फ्लो में लिखा जाता है फिर उसको मैच कर लीजिए। जैसे जेलस, ये भी सही है। अपोजिट, ये भी सही है। एम्पिरिकल, ये भी सही है। रिटोरिक, रिटोरिक में RHEE का ओमिशन है, सो डी ऑप्शन इज राइट हेयर। नाउ वी कम टू मैथ पोर्शन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि √5 डिवाइडेड बाय √5 की जो पावर है इसकी 7 है, इसकी 5 है, बराबर 5p हो तो p का मान क्या होगा। ठीक है, इस तरह ये सर्ट्स और डाइस वाले क्वेश्चन हैं। इनमें हमें क्या करना है, जो इनकी पावर्स हैं ये इनसे निकलेगा क्वेश्चन, क्योंकि जो ये √5 है इसको हम, ये ऐसे भी हो सकता है ना, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम इसकी पावर्स को ये इससे गुना हो जाएगी कि यानी जैसे
5 की 7/2 और माइनस, क्योंकि ये दोनों जो बेस है वो सेम रहेगा, और ये बनेगा 5/2। तो इन दोनों को जो सॉल्व करके आता है वो 1 आएगा। नेक्स्ट है 4320 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या होगी। अब इसमें हमें क्या करना है, पहले तो इसको इस तरह से हमने सॉल्व करना है 4320 को। जैसे हम एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि एक एलसीएम का एक फॉर्मूला होता है। सो इसको जो सॉल्व करके आएगा वो आ जाएगा, जैसे सबसे पहले हम सबसे छोटे वाले से करते हैं, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और दूनी 32 हो जाएगा। ठीक है, और गुना 3 गुना 3 गुना 5। ठीक है, तो ये इसका वो आ गया एलसीएम। अब इसने हमें क्या कहा है कि किस सबसे छोटी संख्या से गुना करने पर जो हमें गुणनफल प्राप्त होगा वो एक पूर्ण घन संख्या होगी। तो अब किस सबसे छोटी, तो इसमें से हमें जो पेयर हैं वो बना लेने हैं, क्योंकि एक 3 का है और ये एक 2 का है और एक ये 3 का है। तो बचा हमारे पास क्या, यानी जो सबसे छोटी संख्या हम इसमें से गुना करेंगे वो होगी हमारे पास 2 गुना 5 गुना 5, यानी हमारे पास 50 जो है वो इसका आंसर आएगा, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अनुक्रम। अब ये इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अनुक्रम, यानी सीक्वेंस बताना है। इसमें जैसे ये संख्याएं दे रखी है, इसमें प्रश्न में इसके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब आप इसमें ध्यान से देखिए, जैसे पहले वाले में हमें 1/2, फिर 1/2, फिर 1/3, फिर 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4। तो ये क्या बन जाएगा, पहले तो आप इसका अंदर वो एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 3/2 गुना, फिर ये इसका हो गया, फिर इसका ले लो, फिर ये हो जाएगा 4/3, फिर जैसे 1/2 का होगा 1/3, फिर आप 1/4 का ले लो, क्योंकि अनुक्रम हमें सीक्वेंस बनाना है ना। फिर 1/5 का ले लो, 6/5। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करके आ जाएगा इसका 3, जो ऑप्शन ए में गिवन है। नेक्स्ट है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई है। अब ये कह रहा है कि चीनी के भाव में, यानी 100 था तो 125 हो गया, क्योंकि इसको 100 से मानते हैं। यदि कोई परिवार चीनी पर अपने व्यय को परिवर्तित रखना चाहता है, यानी वो अपना खर्चा नहीं बढ़ाना चाहता इस पे, तो उसे चीनी की खपत कितनी की कमी करनी पड़ेगी। तो ये एक बिल्कुल एक छोटी सी ट्रिक से हो जाता है। ये ट्रिक होती है A/, यानी आप इसको x भी मान सकते हैं, 100 - A और मल्टीप्लाई में 100%। ठीक है, तो आप इसको जो ये है हमारे पास A है, ये आप A की जगह x भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर A है वो 25% है। ठीक है, वही हमें यहाँ पर इस ट्रिक में चाहिए, तो आप इस ट्रिक में इसको यूज़ कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 20%। नेक्स्ट है 6, 14, 18 और 38 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं एक समानुपात बनाएगी, यानी रेशो प्रोपोर्शन। ये रेशो वाला क्वेश्चन है, तो इसमें हमें क्या करना है, जो ऑप्शन है ये ऑप्शन से सॉल्व होगा आपका क्वेश्चन। तो आप अब इसमें ऑप्शन देख लीजिए, जैसे 6 और 1 7 होगा, 14 और 1 15 होंगे। ये गलत हो गया, क्योंकि ये इसको समानुपात बनाना चाहिए ना। तो अब दूसरा देख लेते हैं ऑप्शन बी, 6 और 2 8, 14 और 2 16, यानी 8 × 8 8 दूनी 16, 18 और 2 20, 38 और 2 40,
तो ये 1 20 से कम 20, 20 दूना 40, सेम हो गया। सो दिस ऑप्शन इज राइट हियर। नेक्स्ट है, अभिषेक और प्रीति के पास मिलाकर, यानी इन दोनों के पास मिलाकर 41 रुपये हैं। अब अभिषेक के पैसों का 1/4, प्रीति के पैसों के 1/7 से 2 रुपये अधिक है। प्रीति के पास है 20, 27.6, 21 या 19.5। तो इसमें सीधा सा हमें क्या करना है, हमें प्रीति के पैसे नहीं पता, लेकिन हमें दोनों के पैसे पता है। तो जो प्रीति के पैसे हैं वो हम x मान लेते हैं, और जो अभिषेक के पैसे हैं, तो अभिषेक के पास कितने होंगे, क्योंकि दोनों के पास 41 है, तो अभिषेक के हो जाएंगे 41 - x, क्योंकि एक में से हमें निकालने पड़ेंगे ना, ये दोनों के हैं। तो अब प्रश्न अनुसार, अब जो यहाँ तक क्लियर है, जो प्रश्न की जो स्टेटमेंट है वो हमें ऐसे बनानी है, अभिषेक के पैसों का 1/4। अब अभिषेक के पैसों का, अब हमें पता है कि अभिषेक के पास कितने हैं, 41 - x है, तो 1/4 का 41 - x हो जाएगा, है ना। और प्रीति के पैसों का, प्रीति के पास कितने हैं, 1/7 है, 1/7 से, और प्रीति के पैसे हमने कितने माने थे, x मान लिए थे, और ये 2 अधिक है। बस ये सिंपल सी इक्वेशन आपकी बन गई है, और आप इसको सॉल्व कर लीजिए और हमारे पास सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक आदमी 7 बेटों, 3 बेटियों, 5 भतीजों के बीच बांटने के लिए 12,600 रुपये की राशि छोड़ता है। यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना राशि मिले, तो हर बेटी का हिस्सा कितना है। अब आप इसको ध्यान से देखिए कि हर यहाँ से कि यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले और हर बेटे को हर भतीजे से, यानी भतीजा ही है दोनों में, भतीजे की हमें गिवन नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जो भतीजा है उसको मान लेते हैं कि उसके पास x रुपये हैं। तो जो बेटी है, बेटी के पास कितने हो जाएंगे, क्योंकि 3 गुने हैं ना बेटी के पास इस पे यहाँ पर, तो ये हो जाएंगे 3x, और जो बेटा है वो कितने हो जाएंगे, ये 7 गुना ले रहा है, तो ये 7x हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमें इसकी सिंपल सी इसकी इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि 7 बेटे हैं, तो ये बन जाएगा 7 गुना 7x, ठीक है, प्लस 3 गुना 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 12,600। ये हमारी इक्वेशन आ गई है, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए और ये 600 आ जाएगा। अगम ने 2 साइकिलें कुल 1500 रुपये में खरीदी। सो पहली लाइन से हमें इसका सीपी पता चल रहा है। उसने एक साइकिल 20% हानि पर बेची और दूसरी 20% लाभ पर। यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य एक समान है तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना है। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें क्रय मूल्य एक समान, हमें क्रय मूल्य बताना है। तो सिंपल सी बात है कि जो अगर हमारे पास जो हमारा एसपी है हम उसको एक्स मान लेते हैं। तो अब इसको ऐसे कर लीजिए, क्योंकि एक तो 20% हानि पर है, तो यानी x गुना 100/80 और एक लाभ पर होगी, यानी x गुना 100/120 हो गया, ठीक है, और इक्वल में हो गया 1500। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 720, यानी जो इसका एसपी है वो 720 आ गया। तो अब इसने आगे भी पूछा है कि इनका आप क्रय मूल्य भी बताइए। तो अब क्रय मूल्य क्या है, अब दोबारा फिर इसी से निकलेगा। इसको आप जो एसपी है आप इसके क्रय मूल्य में पुट कर दीजिए। 720 गुना 100/80 ये 900 आ जाएगा, और इसी तरह आप दूसरे में कर दीजिए 720 गुना 100/120, ये 600 आ जाएगा। और ये किस ऑप्शन में गिवन है, ये है आपके डी ऑप्शन। नेक्स्ट है,
किसी कक्षा के 72% छात्रों ने जीव विज्ञान लिया, यानी 100 में से जो 72% हैं, 100 में से जो 72 हैं उन्होंने लिया जीव विज्ञान, और 44 ने लिया गणित। और यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान या गणित लिया हो और 40% दोनों ने लिए हो तो छात्रों की संख्या कुल क्या थी? तो जो टोटल छात्र मान लेते हैं वो x हो जाएंगे, क्योंकि छात्रों की संख्या निकालनी है ना यहाँ पर। तो x यहाँ पर x आ जाएगा प्लस 44x माइनस x बराबर 40। दिस इज योर इक्वेशन। आप इसको सॉल्व कर लीजिए और ये जो संख्या है वो 250 आ जाएगी। नेक्स्ट है, यदि एक लंब वृत्तीय बेलन के आयतन और उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है तो उसकी त्रिज्या क्या है? 3 1 1 6 2 या 4 1 1। तो इसमें हमें क्या करना है? दिस इज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसका जो फॉर्मूला पुट करना है, आयतन का क्या होता है? पाई r की स्क्वायर h, और जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई r h होता है। ठीक है, और जो यहाँ पर इसकी त्रिज्या है वो 2 है, यानी सी ऑप्शन इज राइट। नाउ वी मूव टू रीजनिंग। दिए गए विकल्पों में से विलुप्त संख्या ज्ञात करें। अब इसमें हमें क्या करना है? इसमें विलुप्त यानी जो एक संख्या गायब है तो वो हमें ज्ञात करनी है। सो जो यहाँ पर जो ये सर्कल दिए गए हैं इसमें कोई एक खास पैटर्न या एक नियम चलता है, उसके हिसाब से ये सॉल्व होती हैं। जैसे यहाँ पर पहले वाले में 9 9 9 और √3, फिर इसको ये किस तरह से सॉल्व किया गया है, यानी 9 गुना 9 और डिवाइडेड बाय 9 गुना 3 बराबर 3 माइनस 0। ठीक है, ये तो है चित्र 1 की ट्रिक। इस तरह से यानी 9 गुना 9 ये वाली, और ये 9 गुना 9 और ये 9 गुना 3 और ये बराबर 3 आ गया, ये ऐसे निकल गया। इसी तरह से आप दूसरा निकाल लीजिए 16 गुना 6 और डिवाइडेड बाय 8 गुना 3, तो ये भी आपका 3 आएगा। तो इसी तरह से आप ये निकाल लीजिए 8 गुना 5 डिवाइडेड बाय 4 गुना 2, और फिर आ जाएगा 5 में से 2 गए 3, तो यहाँ पर भी आपका 3 ही आएगा। सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है, अलका ने एक चित्र को इंगित करते हुए कहा कि वह मेरी माँ के ससुर का इकलौता पोता है। तो जो ये ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप खुद से रिलेट करके देख लीजिए कि जैसे मैं हूँ यहाँ पर अलका की जगह, और ये कहती है कि मेरी माँ यानी मेरी माँ के ससुर। सो जो फीमेल है उसको सर्कल मान लेते हैं, इसको स्क्वायर मान लेते हैं। माँ के ससुर का इकलौता पोता, तो ससुर का इकलौता पोता कौन होगा? यानी उसका खुद का भाई। जैसे माँ का ससुर कौन होगा? हमारे दादाजी हुए, ठीक है, और हमारे दादाजी का पोता हमारा भाई हुआ। सो सी ऑप्शन इज राइट हियर। नेक्स्ट है, गोविंद ने पश्चिम दिशा की ओर 16 किलोमीटर की यात्रा की। तो आप डायरेक्शंस देख लीजिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो आप डायरेक्शंस के हिसाब से इसको सॉल्व करिए कि ये कहाँ पर चला है। ये 16 किलोमीटर इसने किधर, ये इधर चला है, इधर 16 किलोमीटर, फिर वह बाएं मुड़ा, यानी ये यहाँ पर है तो ये बाएं इसका इधर हो जाएगा। ठीक है, आप ये भी आपने अपने खुद से ही रिलेट करके सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा 10 किलोमीटर। आगे आप इसी तरह इसकी डायरेक्शंस देख लीजिए कि अगर ये इधर जाता है तो इधर इसका बायां बनेगा और इधर दायां,
और अगर ये इधर चलता है तो इधर दायां और इधर बायां, इस तरह से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रृंखला में आगे क्या आएगा? CXDW EVFU GTHS IRJQ। सो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें क्या देखना होता है, ये जो सारे के सारा जो ये वर्ड्स गिवन हैं इनका आपस में कुछ रिलेशंस होता है। तो आप देख लीजिए ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं CXD और W, EV और F और U, आप इसी तरह से लिख लीजिए। तो इस तरह से आप इसका जो बीच में जो इसका डिफरेंस है वो देख पाएंगे। जैसे CD और E यानी दो का डिफरेंस है। इसी तरह XUV, इसमें भी 2 का डिफरेंस है। DEF 2 का डिफरेंस है। VSTUV इस तरह आप आगे भी देख लीजिए, इनमें सब में 2 का डिफरेंस है। सो इससे जो हमारा IJK, वैसे तो ये पहले ही ऑप्शन से सॉल्व हो गया क्योंकि के इसमें दोनों में गिवन है, तो इसमें इसका डिफरेंस रहेगा। तो आप इसको ध्यान से देख लेना, 74 का A, तो इनमें सब में 2 का डिफरेंस रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के समुदाय में जो समुदाय से भिन्न है या संबंध नहीं है उसे चुनें। ये ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। तो इसमें देख लीजिए, जल, गैसोलीन, वायु या सीमेंट। तो आप देख लीजिए इसमें जल, वायु और गैसोलीन ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं, और जो सीमेंट है वो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है किसी एक प्रोसेस से। सो यहाँ पर डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, यदि इंडिया 125, इंग्लैंड 343, न्यूजीलैंड, तो इसमें आपने क्या करना है, जो भी वर्ड का जो एक प्रॉपर प्लेस होता है, जैसे आप इंडिया से रिलेट करके देख लीजिए INDIA, जैसे A फर्स्ट नंबर पे है, C 4 नंबर पे है, तो ये जितने भी वर्ड्स होंगे ये उनको काउंट करके आया है। ठीक है, तो आप इसका ये देख लीजिए, A जैसे 4, ये 5, और N का क्या प्लेस है जैसे 14, और इसको आप जो टाई की ट्रिक से अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। 5, 10, 15, 20 कुछ इस तरह से, तो इससे बहुत इजी निकल आएगा ये। तो 76 का यहाँ पर डी, क्योंकि ये क्यूब में चल रहा है, ये सारे क्यूब दिए हुए हैं हमारे पास। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या चुनी। तो ये जो पैटर्न इसमें बनता है ये या तो रो वाइज होता है या फिर कॉलम वाइज। तो आप इसको पहले रो वाइज देख लीजिए या फिर कॉलम वाइज। तो देख लेते हैं, 7, 5, 12 रो वाइज कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, फिर इसको वैसे देख लेते हैं कॉलम वाइज। तो 7, 8 और 7 15, 2 और 1 3 और 1 4 ये बन रहा है, तो ये इसको ऐड करके आ जाएगा बी, यानी बी ऑप्शन इसमें आएगा। बी ऑप्शन इज हियर राइट। नेक्स्ट है, ए और बी एक ही बिंदु से शुरुआत करते हैं। ए दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता है तक साइकिल चलाती है, फिर अपने दाहिने ओर मुड़ जाती है और 5 किलोमीटर तक साइकिल चलाती है। बी उत्तर की ओर 3 किलोमीटर मुड़ जाता है और फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और 5 किलोमीटर तक साइकिल चलाती है, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है और 4 किलोमीटर तक साइकिल चलाती हैं।
ए की स्थिति से अब बी कहाँ है, तो इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं। 7 किलोमीटर उत्तर, 7 किलोमीटर दक्षिण, 15 किलोमीटर उत्तर या दक्षिण। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको सिंपल ये सारे ही डायरेक्शंस बना लेने हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। और ये इनकी जो क्रॉस जो में जैसे ये उत्तर पूर्व हो गया और ये दक्षिण पश्चिम हो गया और ये उत्तर पश्चिम हो गया, तो ये डायरेक्शन के हिसाब से बहुत इजीली निकल जाता है। तो आप इसको इसके हिसाब से करिए। तो 79 का ए। और डायरेक्शन के हिसाब से जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर खड़ा है और एक यहाँ पर खड़ा है, तो इसके रिलेशन में इसका स्थान होगा उत्तर पूर्व, यानी ये इसके रिलेशन में आएगा। तो आपको इनको एक डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रिलेट करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आकृति में वर्ग औषध विक्रेताओं को दर्शाता है, त्रिभुज नर्तकियों को दर्शाता है, वृत्त स्त्री रोग विशेषज्ञों को दर्शाता है और आयत महिलाओं को दर्शाता है। अक्षरों का कौन सा समूह है जो स्त्री रोग विशेषज्ञों को दर्शाता है और वे न तो महिला हैं और न ही नर्तक हैं। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस में हमें ये देखना होता है कि ये जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, तो ये इसके अंदर आप ध्यान से देखिए कि इसके अंदर कौन से वर्ड आ रहे हैं। जैसे सी, इसमें रेक्टेंगल भी आ रहा है, बिल्कुल एक सर्कल के अंदर एक ही वर्ड है जो एच है, ठीक है। तो इसी तरह से आपने इनको रिलेट करना है। जो ये रेक्टेंगल है ए, जी बाहर है, ये ट्रायंगल का बी इसके अंदर है, ये ई बाहर है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी और एच, क्योंकि सी और एच ये वाले दोनों इसके अंदर आ रहे हैं और ये ट्रायंगल के अंदर है, ये नहीं आएगा। सो डी ऑप्शन इज राइट हियर। अगर आप भूल जाते तो आप दोबारा अपने क्वेश्चंस में देख लीजिए कि यहाँ पर जो जैसे जो आयत है वो महिलाओं को रिलेट कर रही है, या जो अक्षर है वो स्त्री रोगों को दिखा रहा है, इस तरह से। नेक्स्ट है, रेखा की कक्षा में लड़कियों से दोगुनी संख्या लड़कों की है। अब ये फर्स्ट लाइन में कह रही है कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से दुगनी है। रेखा ऊपर से 17वें स्थान पर है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे आपने सपोज यहाँ पर 1 मान लिया है और ये ऊपर से 17वां कोई स्थान है। यदि रेखा के आगे 7 लड़कियां हैं तो आप इसको भी बना लीजिए कि ये 7 लड़कियां हैं यहाँ पर। और कक्षा में अंतिम से रेखा का स्थान, तो ये अंतिम है कक्षा का, 20वां है, तो यहाँ पर ये 20वां स्थान बनता है, यानी कि इसका नीचे से 20वां स्थान बनता है। तो रेखा के पीछे कितनी लड़कियां हैं, तो ये अब हम मान लेते हैं कि भी x लड़कियां हैं और लड़के कितने होंगे, क्योंकि लड़के हो गए दुगने, जो बॉयज़ हैं 2x हैं, क्योंकि इसमें हमें जो ये संख्या दे रखी है इसको ऐड करना पड़ेगा। जैसे विद्यार्थियों की जब हमें टोटल संख्या निकालनी होगी तभी हम देख पाएंगे कि रेखा के पीछे कितनी लड़कियां हैं। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या हो जाएगी, हम 17 और 20 को ऐड कर देंगे और इसमें से 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि रेखा तो एक ही स्थान पर बैठेगी ना, ये तो 17वें या 20वें, तो तभी इसमें 1 माइनस होगा। तो ये हो जाएगा 3x बराबर 36 और x बराबर आ जाएगा 12। तो रेखा के पीछे से लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, 12 माइनस 1 माइनस 7, यानी इसको सॉल्व करके आ जाएगा 4, यानी बी ऑप्शन इज राइट हेयर। तो अब जो हम यहाँ पर हमारा जो हरियाणा जी के जो से संबंधित जो भाग है वो आ चुका है
और इसमें हम जो यहाँ पर हरियाणा सामान्य ज्ञान एवं सचेतता से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको करेंगे। तो अब पहला जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है 2011 की जो जनगणना, इसके अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो ये जो 2011 की जो जनगणना है यही जो इसी से जो क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी जो यही चल रही है और इसके ऊपर हमारे द्वारा पहले भी वीडियो बनाई गई है। और अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो लगभग जितने भी एग्जाम हुए हैं अभी तक HSC के, उनमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। और यहाँ पर पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, और ये रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो ये जो गोवा जो है इनका है, गोवा की जो नगरीय जनसंख्या है ये 62.2% है। महाराष्ट्र, मिजोरम, तमिलनाडु इनकी नगरीय जनसंख्या 45.2%, 52.21% और 48.4% है। और दिल्ली की जो नगरीय जनसंख्या है ये 97.5% है। नेक्स्ट है यहाँ पर हरियाणा सरकार के जो प्रथम एडवोकेट जनरल जो थे ये इनमें से कौन थे। आनंद स्वरूप, शादीलाल, दिलावर सिंह या मुरलीधर। और इसमें है जो हमारा सी आंसर है ये ऑप्शन ए वाला रहेगा। तो प्रथम एडवोकेट जनरल थे बाबू आनंद स्वरूप। अगला क्वेश्चन, जैन काव्य धारा में हरियाणवी का प्रयोग करने वाले प्रथम साहित्यकार। तो जैन काव्य धारा में श्रीधर, जयतराम, नित्यानंद या बंसीलाल। और इसमें जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन ए वाला रहेगा। तो ये थे श्रीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हरियाणा के अजय रात्रा, इनका संबंध बताना है किस खेल से है। क्रिकेट, बैडमिंटन, कुश्ती या भारोत्तोलन से। और इनका जो यहाँ पर संबंध है तो ये ऑप्शन ए वाला रहेगा, क्रिकेट जो है इनसे इनका संबंध है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है रेवाड़ी जिले का कौन सा उद्योग संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। तो ये रेवाड़ी थिल्ली जूता उद्योग, पित्तल बर्तन, हीरो मोटरसाइकिल या इन सभी के लिए। तो रेवाड़ी जो है इन सभी कामों के लिए जाना जाता है, तिल्ली जूती के लिए, पित्तल बर्तन उद्योग के लिए और मोटरसाइकिल फैक्ट्री के लिए। रेवाड़ी जो है इसमें ये दारूहेड़ा जो स्थान है वहाँ पर है ये मोटरसाइकिल हीरो होंडा की, तो जिसका निर्माण होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर जनगणना की दृष्टि से वर्तमान में हरियाणा का कौन सा स्थान है, पहला, तीसरा, पाँचवा या फिर सातवां। तो जनगणना की दृष्टि से यहाँ पर इसमें पूछा गया है और इसकी दृष्टि से है ऑप्शन सी, पाँचवा स्थान। तो हमारा क्वेश्चन है हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ ये किस वर्ष आया था। 2005, 6, 7 या 8 में। और इसमें जो हमारे यहाँ पर सी आंसर जो है ऑप्शन सी ये रहेगा। तो ये आया था 2007 में। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है हरियाणा सरकार कब से हरियाणा के सामाजिक पेंशन भोगी की पेंशन में 2000 रुपये की ये की गई है। तो हरियाणा सरकार कब से हरियाणा के सामाजिक पेंशनधारियों की पेंशन 2000 रुपये कर रही है। 1 नवंबर, 11, 21 या 1 दिसंबर से। और 2000 रुपये पेंशन और ये हुई थी ऑप्शन ए 1 नवंबर से। तो इसमें जो 200 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। नेक्स्ट है हरियाणा में गर्भवती महिलाओं के लिए कितने मदर एंड चाइल्ड अस्पताल खोले जाने की घोषणा की गई थी, 1, 3, 8 या 11 की। और इसमें जो हमारा सी आंसर ये रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो ये थे 3 की। नेक्स्ट है यहाँ पर हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण कब से शुरू किया जाएगा। 1 नवंबर 2018, 2019 या 1 नवंबर 2019 से। और इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला है 2019 के बजट सत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर रैपिड मेट्रो हरियाणा सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली मेट्रो की किस लाइन के साथ इंटरचेंज प्रदान करती है। ब्लू लाइन, वायलेट लाइन, येलो लाइन या पिंक लाइन। और ये मेट्रो की जो शुरुआत है सबसे पहले जो गुड़गांव जो है वहाँ से शुरू हुई थी हरियाणा में। और रैपिड मेट्रो हरियाणा पूछा गया यहाँ पर। तो इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन सी वाला रहेगा, येलो लाइन।
नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, सोनीपत के किस स्थान पर एक मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है? ये स्थान बताना है, बराही, गन्नौर, गोहाना या राई, और इसमें है ऑप्शन डी वाला राय नामक स्थान, और यहीं पर एक जो है खेल ये विश्वविद्यालय भी है। नेक्स्ट है, थारी पेंशन थारी पास योजना की शुरुआत ये कब हुई थी? 5 जुलाई 2015, 6 जुलाई, 4 अगस्त या 9 मई को? और इसकी जो शुरुआत हुई थी तो ये 4 अगस्त 2015 को हुई थी। नेक्स्ट है, यहाँ पर 31 दिसंबर 2017 को हरियाणा सरकार ने सब्जी उत्पादकों हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की है? भूअंतर भरपाई, सब्जी उत्पादक, हरियाणा भूअंतर या हरियाणा सब्जी उत्पादक योजना? और ये थी ऑप्शन ए वाली भूअंतर भरपाई योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी स्थापित की गई है? गन्नौर, पंचकुला, रोहतक या गुरुग्राम में? और इसका संबंध है ऑप्शन ए में, तो ये गन्नौर पर है, गन्नौर नामक स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट और प्लास्टिक एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ये कहाँ पर है? मुरथल, सोनीपत, पानीपत, करनाल या कुरुक्षेत्र में? और यह है मुरथल, सोनीपत में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना ये कब हुई थी? 20 फरवरी 1947, 2 फरवरी 1966, 4 मार्च या 1 फरवरी 1969 को? और इसकी जो स्थापना जो है इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन डी, 1 फरवरी 1969 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, शेख चिल्ली जो है इनका मकबरा ये कहाँ पर है? थानेसर, गोरंडा, गन्नौर या जगाधरी में? तो शेख चिल्ली जो है इनका जो मकबरा है ये ऑप्शन ए में रहेगा, थानेसर जो है वहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के हिसार जिले में राखीगढ़ी नामक हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी। 1969 में सूरजबान के द्वारा, 1885 में राखल दास बनर्जी के द्वारा, 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा या 1997-99 में अमरेंद्र नाथ के द्वारा? और इसमें है ऑप्शन डी वाला ये 1997 से 99 में अमरेंद्र नाथ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रथम विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त रिसालदार बदलू सिंह का संबंध कहाँ से है? रोहतक, डाकला, सोनीपत या करनाल से? और इनका जो संबंध माना गया है डाकला से माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा गठन के समय विधानसभा की कितने सीटें थी? 44, 54, 66 या 77? तो हरियाणा गठन के समय विधानसभा की सीटें और ये थी 54। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, देश का पहला राज्य जहां गर्भ निरोधकों के रूप में इंजेक्शन के इस्तेमाल को अनुमति दी गई है? महाराष्ट्र, हरियाणा, असम या पश्चिम बंगाल में? और ये है ऑप्शन बी, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में जो पहला आकाशवाणी केंद्र है ये कहाँ स्थापित हुआ था? रोहतक, कुरुक्षेत्र, हिसार या गुरुग्राम में? तो पहला आकाशवाणी केंद्र और ये था रोहतक में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख जो नदियाँ इनमें से कौन सी है? सरस्वती, साहिबी, यमुना या फिर मारकंडा? तो फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी और ये यमुना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कितनी लोकसभा की सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? 3, 5, 2 या 6? और इसमें है ऑप्शन सी है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा समाज पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? कृषि, सूचना एवं लोक संपर्क, उद्योग या साहित्य अकादमी से? तो हरियाणा समाज पत्रिका का संबंध और इसका संबंध है सूचना एवं लोक संपर्क से। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका इनमें से कौन सी है? हरिगंधा, हरियाणा संदेश, कायाकल्प या पंचजन्य? तो हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका और यह है हरिगंधा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे यहाँ पर हरियाणा के मध्य में स्थित हरिदेव हरियाणा के नाम से जाना जाता है? जींद, रोहतक, सोनीपत या करनाल को? जयंती देवी जैन के नाम पर नाम पड़ा था ये जींद, तो हरिदेव हरियाणा जो है भी इसे कहा जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सी आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जिंदल ग्रुप ब्राजील की कंपनी टावर्स आर्मास एमएस के साथ मेक इन इंडिया के तहत हरियाणा के किस जिले में छोटे हथियार बनाने का प्लांट ये लगाने जा रही थी? हिसार, पलवल, रोहतक या फिर फरीदाबाद में? और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन ए, हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की है? सुनीता यादव, सुनीता शर्मा, मल्लेश्वरी या फिर ममता खराब?
और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन ये। तो ये कौन है? ये है संतोष यादव, रेवाड़ी से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हरियाणा का राजकीय पक्षी पूछा गया। यहाँ पर काला तितर, मोर, तोता या चिड़िया। आसान क्वेश्चन है और ऑप्शन ए वाला रहेगा। तो राजकीय पक्षी जो है यहाँ पर काला तितर। नेक्स्ट है यहाँ पर हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान सूर, व्यास, अर्जुन या भीम पुरस्कार। तो हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार और यह है सूर सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर हरियाणा का राजकीय जो खेल है कौन सा है? कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी या कुश्ती। और राजकीय खेल तो ये कुश्ती है। नेक्स्ट है अरुणा चौहान के द्वारा हरियाणा पर आक्रमण कब किया गया था? 910 ईस्वी, 606, 1139 या 1151 ईस्वी में। और ये किया गया था 1139 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्बाला शहर के आधुनिक बस अड्डे का नया नाम जो है 14 फरवरी 2020 को किस शख्सियत के नाम पर रखा गया था? और ये मरने के बाद जो रखा गया था तो ये था सुषमा स्वराज का। और हाल ही में जो चंडीगढ़ में जो एयरपोर्ट है उसका नाम भी बदला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खरखोदा में राजस्थान की क्रांति का नेतृत्व ये किया गया था? नाहर सिंह, खेमचंद, राव तुलाराम या रिसालदार बिसारत अली। और इसमें रहेगा ऑप्शन डी हमारा, रिसालदार बिसारत अली। अगला क्वेश्चन है 2 मई 1930 को किस आंदोलन में भाग लेने के लिए लाला दौलत राम गुप्त ने 6 माह का कारावास भोगा था? तो ये कहाँ का आंदोलन था? असहयोग, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह, इनमें से कोई सा भी नहीं। और ये था नमक सत्याग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर राजस्थान की क्रांति के समय झज्जर के नवाब इनमें से कौन थे? नवाब अब्दुल रहमान, नाहर सिंह, शहाबुद्दीन या बंदा बहादुर। और यहाँ पर एक ऑप्शन ए वाला है, नवाब अब्दुल रहमान खां। अगला क्वेश्चन है हर्ष का टीला या फिर कर्ण का टीला कहाँ पर है? रोहतक, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र या थानेसर में। और इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, तो ये थानेसर में है। राजा जो हर्षवर्धन जो थे ये थानेसर के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर ख्वाजा खिजर खां का मकबरा कहाँ पर है? सोनीपत, करनाल, जींद या कुरुक्षेत्र में। और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन ए में रहेगा, तो ये सोनीपत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा की पहली बागवानी यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर स्थापित की गई है? करनाल, रोहतक, जींद या कुरुक्षेत्र में। और ये जो स्थापित की गई है तो ये करनाल में स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा देश का पहला नंदघर कहाँ पर स्थापित किया गया है? जींद, कुरुक्षेत्र, हसनपुर या करनाल में। तो पहला नंदघर और इसका जो संबंध है ये हसनपुर सोनीपत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की पहली सीएनजी ट्रेन ये कहाँ पर चली थी? मथुरा, रेवाड़ी, गुरुग्राम या आगरा में। तो देश की पहली जो सीएनजी ट्रेन चली थी तो ये रेवाड़ी में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर दुख बंझेश्वर मंदिर है और ये कहाँ पर है? यमुनानगर, पानीपत, कैथल, कुरुक्षेत्र में। तो दुख बंझेश्वर मंदिर और ये है कुरुक्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है दाऊजी का मंदिर ये किन की स्मृति में बनवाया गया था? भगवान राम, कृष्ण, शिव या बलराम की। तो ये स्मृति में बनवाया गया था और ये बनवाया गया था भगवान बलराम की। अगला क्वेश्चन है बुढ़िया का रंग महल ये कहाँ पर है? यमुनानगर, सिरसा, भिवानी या रोहतक में। तो बुढ़िया का जो रंग महल है ये यमुनानगर में है। यमुनानगर ना हो तो वहाँ पर जगाधरी दिया गया होगा। तो ये बुढ़िया स्थान है तो वहाँ पर है, जो बीरबल जो थे उनका। अगला क्वेश्चन रहेगा हरियाणा के किस नगर को बावड़िया और तालाबों का नगर भी कहा जाता है? यमुनानगर, नारनौल, कैथल या सोना को। तो बावड़िया और तालाबों का जो नगर कहा गया है ये नारनौल को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है राज्य सरकार के द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण ये कब किया गया था? 1972, 76, 80 या 85 में। तो राज्य सरकार के द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण जो किया गया था तो ये 1972 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है पंजाब और हरियाणा का जो सीमांकन है किस आयोग ने किया था? खेर, जेसी शाह, लिंग दोहर या हरियाणा आयोग।
और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये ऑप्शन बी में रहेगा। तो ये जो जेसी शाह आयोग जो है इनके द्वारा इसका सीमांकन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में हरियाणा का जो स्थान है वो कौन सा है, 19वां, 20वां, 21वां या फिर 22वां। तो यहाँ पर ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में हरियाणा का जो स्थान है ये 21वें नंबर का है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में रेडियो स्टेशन ये कहाँ पर स्थित है, रोहतक, झज्जर, रोहतक, करनाल। तो ये रेडियो स्टेशन बताना है और ये रोहतक, हिसार और कुरुक्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई थी, पलवल, भादसों, हथीन या इन सभी से। तो यक्ष यक्षिणियों की जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी तो ये इन सभी स्थानों से प्राप्त हुई थी, पलवल, हथीन और भादसों से। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भक्त पूर्णमाल का मेला गुरुग्राम से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है, तो कासन, खोरी, इस्मालपुर या मुबारकपुर से। और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन ए में रहेगा, कासन स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, महर्षि च्यवन जो च्यवन ऋषि है इनकी तपोभूमि महेंद्रगढ़ पर कौन से मेले का आयोजन किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि महर्षि च्यवन का जो संबंध है किस स्थान से है। तो इनका संबंध महेंद्रगढ़ से है, वहाँ पर इनकी तपोभूमि है और इसी कारण से यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। तो ढोसी का मेला, हनुमान जी का मेला, सरहेटी या इनमें से कोई सब नहीं। और इस ये जो मेला है ये है ढोसी का मेला। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर गन्ना उत्पादन में हरियाणा का स्थान है, तो ये कौन सा नंबर का है। गन्ना उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला सबसे आगे है, जींद, पलवल, पंचकुला या फिर यमुनानगर। और इसमें जो स्थान है तो ये यमुनानगर का है। और यहीं पर जैसे ही सबसे बड़ी मिल चीनी मिल भी है, सरस्वती शुगर मिल। तो दोस्तों ये थे हमारे एस्टेट की जो परीक्षा उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।